Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल को स्टार्ट किया और हमने उसका एक बहुत बड़ा जो पोर्शन था उसको इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया। अगर मैं आप लोगों को बुक्स से दिखाऊं तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट से लेकर ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट, उसके बाद उसकी डिटेल्स कंपोजिशन, उसके बाद इसकी प्रेजेंस, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर फास्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर ली थी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं सुना तो आप पिछले लेक्चर को जाकर सुन सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर की बुनियाद है। ये लेक्चर आपको समझ तब आएगा जब आपने पिछला लेक्चर जो है वो सुना होगा। तो आप इस लेक्चर को सुनने से पहले लाजमी तौर पर इससे पिछले लेक्चर को सुन लें। स्टूडेंट्स हमने बुक से यहाँ तक हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। स्टूडेंट्स आए अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करती हैं। स्टूडेंट्स देखें वो कहते हैं मैनी प्रोटीन्स फ्लॉट विद इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है। वो कहता है बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर फ्लॉट कर रही होती है, तैर रही होती हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पे फ्लॉट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक फ्लूइड की तरह है और फ्लूइड के अंदर जो कोई चीज जो पड़ी है ना अगर वो एक जगह पे ठीक है टाइटली धंसी हुई है तो हम वहां पे फ्लॉट नहीं कहेंगे, बल्कि वो प्रोटीन्स है ना इस तरह से मूव कर रही होती है जिस तरह पानी में कोई चीज मूव कर रही है। इसी वजह से हम यहाँ पे फ्लोट का वर्ड यूज करते हैं कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर क्या कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। सम अदर प्रोटीन सिंपली अडहेयर टू द सर्फेसिस ऑफ बाइलेयर। जबकि कुछ प्रोटीन्स जो होती है ना स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं, सिर्फ बाइलेयर की सर्फेसिस के साथ अडहेयर होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो इंटेग्रल प्रोटीन जैसे हमने कहा था, याद है ना आपको, कल मैंने आपको दो तरह की प्रोटीन्स बताई थी, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ठीक है ये फ्लॉट करती हैं और ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं ये सेल के अंदर धसी होती हैं ठीक है ये मूव नहीं करती। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं द पोजिशनिंग ऑफ प्रोटीन्स इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। अब वो कौन सी प्रोटीन्स हैं कि ठीक है जो फ्लॉट करती हैं ना उनकी पोजीशन क्या होगी, उन्होंने किस जगह पे रहना है, इसको कौन डिटरमिन करता है स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड है, ये मुंसलिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की तरतीब से, साइटोस्केलेटन के ऑर्गेनाइजेशन से। साइटोस्केलेटन क्या होता है इंशाल्लाह हमारे हम आगे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे ठीक है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि साइटोस्केलेटन जो है ये सेल के अंदर ना एक स्केलेटन होता है जो कि सेल की शेप को जो है वो मेंटेन करता है, सेल के अंदर मूवमेंट करवाता है और सेल के अंदर जो है और बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है ये साइटोस्केलेटन, एक सेल है, सेल के अंदर ना साइटोस्केलेटन है। अब इसके ना तीन हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं आते तो आपने परेशान नहीं होना, ये हम इंशाल्लाह जब आने वाले दो तीन टॉपिक्स में हम इसको कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो साइटोस्केलेटन है ना ये क्या करता है, अब यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक है ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे आप एक्टिन फिलामेंट्स है, बेसिकली माइक्रो फिलामेंट्स है ठीक है, आपको नजर आ रहा है माइक्रो फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप ये प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं। तो होता क्या है ये जो साइटोस्केलेटन है ना स्टूडेंट्स ये इन प्रोटीन्स की पोजीशन को डिटरमिन करता है ठीक है। ये जब चाहता है प्रोटीन्स को जहां पे मूव करवा देता है ताकि प्रोटीन से खास काम लिया जा सके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोटीन्स का काम क्या है ये हम आगे जाके ये हमारा इंशाल्लाह इस स्लाइड के बाद हमारी अगली जो स्लाइड्स है ना स्टूडेंट्स उसमें हम फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रोटीन कहां पर मौजूद होगी, ये किससे मुंसलिक है स्टूडेंट्स, ये मुंसलिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन की तरतीब किस तरह से, साइटोस्केलेटन में प्रोटीन्स को रखा किस तरह से हुआ है ठीक है, क्योंकि जो साइटोस्केलेटन के फाइबर्स है ना धागे इन प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, वो जब चाहते हैं प्रोटीन्स को इधर मूव करवा देते हैं, जब चाहते हैं प्रोटीन्स को इधर मूव करवा देते हैं। इसी वजह से हमें लग रहा होता है कि वो जो प्रोटीन्स है ना वो फ्लूइड लाइक सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लॉट कर रही हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ प्रोटीन से देखें, मैंने आपको जैसे कहा था कि हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले ठीक है मैं आप लोगों को यहाँ बुक से दिखा देता हूँ, आपने बुक से ना यहाँ पे इनको मार्क कर लेना है, इनकी हेडिंग्स को मार्क कर लेना है। मैं आप लोगों को इनको समझा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स आप लोगों से चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहला पॉइंट है ना इसका आप हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसकी हेडिंग बनाएंगे, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरे पॉइंट का हेडिंग बनाएंगे अटैचमेंट ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट का हेडिंग बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फोर्थ पॉइंट का हेडिंग बनाएंगे रिसेप्टर्स और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है ना इसके आप हेडिंग बनाएंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
ठीक है, आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर में आपने ये 5 पॉइंट्स लिखकर इसको एक्सप्लेन करना होगा। साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना होगा, तो आप लोगों ने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बुक से दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ कि किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है और कैसे परफॉर्म करती है। स्टूडेंट देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शंस इन सेवरल डिफरेंट वेज, कई डिफरेंट तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स है ना फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल इन द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस की, ठीक है, खास सब्सटेंसेस की सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आप चीजों को ना सिलेक्ट करके, मिसाल के तौर पर एक ये है कि दरवाजा खुला हुआ है, सारी चीजें जो है वो अंदर आई जा रही हैं, अंदर आई जा रही हैं। अब ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक ये है कि बाहर जो है वो 100 का मजमा है और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहूँ हाँ भाई तुम आ जाओ, हाँ भाई तुम आ जाओ, इधर से तुम आ जाओ, इधर से तुम आ जाओ। अब मैं चीजों को सिलेक्ट करके अंदर मुंतकिल कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर काफी सारी चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, ये वो उन चीजों को मूव करवाती हैं जो कि सेल के लिए जरूरी हैं। तो ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, जो जो चीजें सेल के लिए जरूरी होती हैं उनको अपने अंदर से मूव करवा देती हैं सेल के इनसाइड, साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि वो सेल के अंदर आए और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। अब स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट है ये 2 तरह की होती है। एक मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक मूवमेंट को हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि चीजें लो कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे कितने सारे ज्यादा हैं, चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब जब चीजों ने कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करना है तो हमें एटीपी चाहिए होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए होती है। एटीपी का आपको पता है ना, एटीपी क्या होती है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होंगे, उन सब के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, उन सब के लिए एटीपी जरूरी है। तो एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है और यहाँ पे एटीपी जरूरी होती है जब चीजों को हमने कम इर्तिकाज से, कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है, मूव कर, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, बाहर चीजें ज्यादा पड़ी हुई हैं, अंदर चीजें कम है, तो सिंपल ये प्रोटीन्स रहेंगे ओपन होती हैं और ये बड़े आराम से जो चीजें हैं वो सेल के अंदर मूव कर आती हैं स्टूडेंट्स, इससे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्रोटीन्स के जरिए होती है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है चीजों का ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव करना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्रोटीन्स, प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन्स के रास्तों के जरिए, ठीक है, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का मूव करना ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ, ठीक है, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट सहूलतकारी करना, सहूलत फराहम करना। अब यहाँ पे चीजों की हो तो डिफ्यूजन रही है, चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर ये लिपिड बायलेयर से करती है सिंपल डिफ्यूजन थी, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटीन जो है उन मॉलिक्यूल्स की सहूलतकारी कर रही है, उनको एक रास्ता फराहम कर रही है कि भाई लो इस रास्ते से गुजर जाओ, ठीक है। तो ये जो सहूलतकारी है इसके लिए हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस पॉइंट को रीड करता हूं, अब आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल इन द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो खास सब्सटेंसेस की सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं अक्रॉस द फास्फोलिपिड बायलेयर। ये देखें फास्फोलिपिड बायलेयर के अक्रॉस, ठीक है, आइदर एक्टिंग एज चैनल्स, या चैनल्स के जरिए काम करते हैं। ये सिर्फ रास्ता है, अभी सिर्फ एक रास्ता दे रहा है, चीजें खुद ब खुद मूव कर रही हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, या वो चीजों को खुद मूव करवाती हैं। प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए चीजों को खुद मूव करवाती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इसकी हेडिंग क्या देनी है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेडिंग देनी है। और स्टूडेंट्स अगर आप इसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी ये डायग्राम है, ठीक है। आप चाहे 2 प्रोटीन्स ना बनाएं, आप चाहे एक ही प्रोटीन में दोनों चीजों को जो है वो शो कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से लिपिड बायलेयर बनाएं, इस तरह से 3-4 ऊपर बना दें लिपिड बायलेयर और नीचे बना दें। यहाँ पे आप इस तरह से इनकी टेल्स निकाल दें, ठीक है। आप बुक पे आपने कॉपी जो बनानी है साफ बनानी है, फिर आप यहाँ पे इस तरह से ना एक प्रोटीन लगा दें इस तरह, या भी एक प्रोटीन है, फिर आप यहाँ पे इस तरह से 2-3 लिपिड्स बना दें, ठीक है, इस तरह नीचे भी, और यहाँ से इनकी टेल्स निकाल दें। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर प्रोटीन लगा दें आप, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिपिड्स लगा दें। फिर आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स अंदर आप ज्यादा रख दें। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ज्यादा। अब यहाँ पे ज्यादा है तो वो मूवमेंट जहां पे चीजें कम से ज्यादा की तरफ मूव करती हैं स्टूडेंट्स, इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे एटीपी यूज होगी, ठीक है। और जबकि वो मूवमेंट जहां पे चीजें बाहर ज्यादा है अंदर कम है, वहां पे खुद ब खुद मूव करेंगे, वहां पे सिंपल एज अ चैनल एक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप मैंने आपको डायग्राम बता दिया आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है, तो आप लोगों ने इसको साफ से डायग्राम जो है इसके साथ फंक्शन के साथ बना देनी है।
ताकि एग्जामिनर पर जो है वो आपके एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बच्चे को वाकई में कुछ आता है जब आप बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन्स का। वो कहता है कुछ प्रोटीन्स जो हैं हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन एंड एक्सटर्नल फाइबर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जब हमने फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स को स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास जो प्रोटीन्स है ना वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होती हैं, और ये जो साइटोस्केलेटन है इन प्रोटीन्स की मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स की मूवमेंट है ना ये रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन के साथ, जहां पे साइटोस्केलेटन इन्हें चाहते हैं वहां पे मूव करवाते हैं। अब स्टूडेंट्स अब ये जो प्रोटीन्स है ना ये अंदर वाली साइड पे तो साइटोस्केलेटन के लिए एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि बाहर एक्सटर्नल फाइबर्स, बहुत सारे सेल्स के बाहर फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ आकर अटैच होते हैं और अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, फाइबर्स जो हैं ये प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये साइट ऑफ अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अटैचमेंट में तो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के साथ, साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एक्सटर्नल फाइबर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर, जो सेल के बाहर जो फाइबर्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स के साथ आकर अटैच होते हैं। अभी अटैच क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, सेल को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सेल को सपोर्ट देते हैं और इस तरह सेल्स के दरमियान आपस में ना, ठीक है, लिंक का भी काम करते हैं, ये आपने इसको भी ज़हन में रखना है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, उनको अटैचमेंट के लिए जगह फराहम करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसकी आप हेडिंग क्या बनाएंगे, इसकी आप हेडिंग बनाएंगे अटैचमेंट की। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप हेडिंग बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की आपने हेडिंग्स बनानी है। अब स्टूडेंट्स सम प्रोटीन्स ऑन द एक्सटीरियर सरफेस, बाहर वाली साइड पर कुछ प्रोटीन स्टूडेंट्स क्या करती हैं बाहर वाली साइड पर, ठीक है, अटैच विद शुगर्स, शुगर्स के साथ अटैच होती हैं। शुगर्स मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे शुगर्स का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होती हैं। सबसे सिंपल शुगर क्या है हमारे पास, ठीक है, ये शुगर जो है वो ग्लूकोज है, C6H12O6 सबसे कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, जब ये ग्लूकोज जो है, जब ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों ही सेल के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि आपने फर्ज करें कि आपसे कहा गया कि आपने फला जगह पे जाना है, 20 बंदे खड़े में, आपने अहमद से मिलना है। अब 20 बंदे खड़े में, उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड है, आप क्या करेंगे, उन 20 बंदों में से उस आइडेंटिटी कार्ड पे देखेंगे अहमद कहाँ पे लिखा है, फिर आप जाएंगे वहां पे उसे मिल लेंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जब बाहर से अलग अलग चीजें आती है ना सेल्स के पास, तो सेल्स को चीजों ने जब पहचानना है तो वो सेल्स को इनके आइडेंटिटी कार्ड से, इनके आइडेंटिटी मार्क से पहचानते हैं। वो क्या है, वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। हर सेल के अंदर ये मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये एक सेल की खास पहचान है। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, सेल्स को पहचाना जाता है। ठीक है, ये सेल के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। क्लियर, जिस तरह आप देखते हैं ना शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, कुछ लोग अपना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखवाते हैं, पेशानी पे जख्म, ठीक है, पाँव पे जख्म, इस तरह अलग अलग आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखवाते हैं। इसी तरह ये सेल्स के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे देखें आपकी बुक में ना सारी बॉक्स बना हुआ है, आप लोगों ने इस बॉक्स को भी याद रखना है। वो कहता है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना अमंग डिफरेंट सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो अलग अलग करना, फर्क करने की जो सलाहियत है, क्रूशियल टू लाइफ, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इन अलाउ सेल्स, ठीक है, यहाँ पे इट आएगा, इट अलाउ सेल्स इन एन एम्ब्रियो टू सॉर्ट देमसेल्व्स इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये सेल्स को अलाउ करती है कि एक एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो क्या है स्टूडेंट्स, जब आपको पता है जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, जब वो माइटोसिस के जरिए तकसीम करते हैं तो इस तरह से ना एक मल्टी सेलुलर मैस बना देता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो में स्टूडेंट्स होता क्या है, कुछ सेल्स है ना जो उन्होंने फर्ज करें, ये जो सेल है मैं कहता हूँ इसने ब्रेन बनाना है, इसने जो है वो किडनी बनानी है, इसने लिवर बनाना है, इसने हाथ बनाने है, इसने आंख बनानी है, इसने नाक बनानी है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अब इन सेल्स ने ऑर्गन्स बनाने हैं आगे। तो कैसे पता चलता है कि इन सेल्स ने कौन से ऑर्गन्स बनाने हैं, इन सेल्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगे होते हैं। उन सेल्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं कि जो सेल है ये आगे जाके ये बनाएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट्स इट अलाउज सेल्स, ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना, ये सेल्स को इजाजत देते हैं एम्ब्रियो के अंदर कि सॉर्ट देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को तरतीब दें। ठीक है, इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में वो सेल जिन्होंने सर बनाना है, हेड बनाना है, वो भाई ऊपर आ जाए, जिन्होंने पाँव बनानी है वो नीचे चले जाएं, जिन्होंने स्टमक बनाना है वो दरमियान में रहें। तो वो अपने आप को इस तरह से तरतीब देते हैं ताकि वो टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना सकें। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट आल्सो हेल्प्स सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम।
हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम मतलब कुव्वत मुदाफियत, हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि जरासीम से लड़ता है और जरासीम को मारता है, हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना जो स्टूडेंट्स, ये उनके सेल्स को भी मदद देता है टू रिकॉग्नाइज, के वो पहचान सकें एंड रिजेक्ट, ठीक है, और रद्द कर सकें फॉरेन सेल्स, जो बाहर वाले सेल्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, ठीक है, नुकसानदेह बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जहन में रखना है। फर्ज करें कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे जिस्म की आर्मी है। अब हमारे जिस्म के अंदर ना खून मुसलसल गर्दिश कर रहा है, हमारे खून की नालियों के अंदर मुसलसल व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। अब उन्हें पता कैसे चलता है कि ये दुश्मन है, मैंने इसे ही मारना है, ठीक है। स्टूडेंट्स इन व्हाइट ब्लड सेल्स को ना एजुकेशन दी जाती है, इनको बताया जाता है कि भाई ये जितनी, ये जो है ना, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क इन्हें पता होते हैं कि जिस सेल के ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये मेरे अपने हैं इनको मैंने कुछ नहीं कहना, ठीक है। और जिनके ऊपर अलग आइडेंटिफिकेशन मार्क उन्हें नजर आ गया ना, उनको वो छोड़ते नहीं, उनको वो किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, इसको बताते हैं कि भाई हम आपका हिस्सा हैं, हम आपकी बॉडी का पार्ट है, हमें आपने कुछ नहीं कहना, हमारे खिलाफ आपने एंटीबॉडीज नहीं बनानी, ठीक है। और अगर ये जो अब बाहर से जो सेल्स आते हैं, जो फॉरेन सेल्स, बैक्टीरिया के सेल्स आ गए, उनके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क मुख्तलिफ होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स फौरन से पहचान जाते हैं कि मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो फौरन से इनके खिलाफ क्या करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज बना के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, उन्हें किल करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पर एक्ट करते हैं, आपने इसे जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन है रिसेप्टर्स। हमारे पास कुछ खास प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीव करना। आपको पता है कि जो किसी भी चेंज को रिसीव करे, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं फिर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। हमने ना 10th क्लास के अंदर जो हार्मोन्स पढ़े, वहां पे हमने फर्ज करें, मैं एक कह देता हूँ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फर्ज करें कि थायराइड ग्लैंड है इस तरह से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर ना स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से ना एक प्रोटीन पड़ी है, यहाँ पे इस तरह ये एक प्रोटीन पड़ी है। अब ये हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच होगा ना, तो फौरन से अंदर रिएक्शन होगा एक, और वो रिएक्शन क्या करेगा, इस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो फिर ये क्या करेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। जो हार्मोन इसने रिलीज करवाना था, जैसे कि थायरॉक्सिन को इसने रिलीज करवाना था, तो इसको रिलीज करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह से कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है ना, इंसुलिन इंसुलिन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। अब ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करती है स्टूडेंट्स? अब हमारे जो मसल्स है ना, ठीक है, हमारे मसल्स और हमारी बॉडी का जो जिगर है, ठीक है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके पास ना खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर आकर इंसुलिन अटैच होती है ना, तो ये फिर क्या करते हैं, ब्लड से ग्लूकोज को लेना शुरू कर देते हैं। जब ये ब्लड से ग्लूकोज को लेते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम करती है, ये लिवर और मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इंसुलिन जो है उन्हें कैसे बताती है, उनके पास खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जहां इंसुलिन जाके जहां पे बाइंड कर जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स फिर एक रिएक्शन होता है, फिर जाके वो अपना काम करते हैं। तो कुछ खास प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं, विच बाइंड, जो कि अपने साथ जोड़ लेते हैं मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। मैसेंजर क्या मतलब क्या होता है, पैगाम लेकर आने वाला, ठीक है। मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जैसा कि हार्मोन्स, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, थायरॉक्सिन की एक एग्जांपल दे दी, एक मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दे दी, जो कि मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, जो कि पैगाम लेके आने वाले जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि हार्मोन्स, उनको बाइंड करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। और वो जो सिग्नल है ना, उसको सेल के अंदर वाली साइड पर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ट्रांसमिट कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखें फर्ज करें ये एक हार्मोन था, हार्मोन इसके साथ आके अटैच हुआ तो सेल के अंदर फौरन से एक रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन हुआ तो फौरन से सेल का एक रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो सेल्स जो है वो रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो आपने इसमें रिसेप्टर्स की हेडिंग देनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शन प्रोटीन्स में, फंक्शनल प्रोटीन्स में लास्ट में हमारे पास एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पाए जाने वाली प्रोटीन्स है ना स्टूडेंट्स, वो एज एन एंजाइम एक्ट करते हैं। एंजाइम का स्टूडेंट्स आपको पता है ना एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम खुद प्रोटीन्स है, आपको ये भी पता है कि एंजाइम्स क्या है, खुद प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स जो है आल्सो एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है जाहिर करना, जैसे एग्जीबिशन का मतलब होता है ना नुमाइश, नुमाइश में क्या होता है, चीजों को शो अप करवाते हैं हम। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स जो है वो एग्जिबिट जाहिर करती हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स की तरह की एक्टिविटीज को जाहिर करती हैं। कैटालाइज, कैटालाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देना है। वेरियस रिएक्शंस, मुख्तलिफ रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुंसलिक होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, और ये जो प्रोटीन है यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ना एक चीज पढ़ी हुई थी जिसका नाम था सोडियम पोटाशियम पंप,
याद है ना? आप इसको सेकंड ईयर के अंदर हमें सिर्फ मजीद डिटेल से सेकंड ईयर के अंदर इसे हम पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सेल्स के अंदर ना एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज क्या करती है, ये पंप क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पोटेशियम आयंस को एक तरफ मूव करवाता है, सोडियम आयंस को बाइक दूसरी तरफ मूव करवाता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे आप देखें तो पोटेशियम आयंस है ना, ये सेल के अंदर मूव कर रहे हैं और सोडियम आयंस सेल के बाहर मूव कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट है ना, ये स्टूडेंट्स एटीपी को इस्तेमाल करके हो रही है। देखें आप यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हो रही है, एडीपी बन रही है और फास्फेट बन रहा है। अब चीजों को एटीपी का भी इस्तेमाल होती है जब चीजों को कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए ना एक ये प्रोटीन एक एंजाइम एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एटीपेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपेज एंजाइम, ठीक है। इस तरह से एक्ट करती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इस रिएक्शन की रफ्तार को ये क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स थे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की जो है बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इस डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत आसान सी डायग्राम है। आप इस तरह से मार्कर के साथ दो लाइन, पेन के साथ दो लाइन्स लगाएंगे और मार्कर के साथ इन प्रोटीन्स को आपने ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे ये सिंपल मूवमेंट है, सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, सेल के बाहर मूवमेंट हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स, कुछ प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट करवाते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स कुछ प्रोटीन जो एंकर का काम करते हैं, ठीक है, साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए अंदर वाली साइड पर ये साइटोस्केलेटन को अटैच करवा लेते हैं, बाहर वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स है उनको अटैच करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है, इसको आप लोगों ने ड्रॉ भी करना है इन प्रोटीन्स को, क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो रिसेप्टर्स देखें यहाँ पे आके बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल, फर्ज करें हार्मोन है, हार्मोन आके बाइंड किया और अंदर फॉरन से रिएक्शन जनरेट हुआ, ठीक है, जिसके नतीजे में सेलुलर रिस्पॉन्स आया। उसके बाद कुछ जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स के तौर पर काम करती हैं, ठीक है, वो एक एक्स सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस वाई के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। ये हमारे पास जो है प्रोटीन्स के डायग्राम्स है, इसको आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आपने यहाँ तक आपने चीजों को जहन में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इसको देखें स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। हम देखिए द आउटसाइड सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज चेन्स ऑफ शुगर्स, ठीक है, उनके पास क्या होती हैं, शुगर की चेन्स होती हैं जो कि या तो प्रोटीन्स के साथ जुड़ी होती हैं या लिपिड्स के साथ जुड़ी होती है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है, अभी प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक और कार्बोहाइड्रेट है और ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ये जो चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है अगर ये प्रोटीन के साथ जुड़ी होगी तो स्टूडेंट्स इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और अगर ये चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे ये जो लिपिड बाइलेयर है, जो फास्फोलिपिड है, इसके हेड के साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं इसे, अ प्रोटीन विद अटैच शुगर, एक ऐसी प्रोटीन जो कि शुगर के साथ अटैच होती है इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जबकि एक लिपिड विद अटैच शुगर, एक लिपिड जो कि शुगर के साथ अटैच होती है इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेल के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है, सेल इसकी वजह से चीजों को पहचानता है, क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है, फंक्शंस देखें, द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। देखें स्पीशीज किसे कहते हैं, एक जानदार से दूसरे जानदार में मुख्तलिफ है, इंसान में मुख्तलिफ है, डॉग्स के अंदर मुख्तलिफ है, एलिमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ है, ठीक है, कैट्स के अंदर मुख्तलिफ है, रैट्स के अंदर मुख्तलिफ है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर ये मुख्तलिफ है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही स्पीशीज के जानदारों के अंदर भी मुख्तलिफ है, ठीक है। स्पीशीज देखें, स्पीशीज तरह इंसानों की एक स्पीशी है, डॉग की एक स्पीशी है, कैट की एक स्पीशी है, रैट की एक स्पीशी है। स्पीशीज टू स्पीशीज तो मुख्तलिफ है, फिर एक ही स्पीशीज के अंदर जो जानदार है उनके अंदर भी मुख्तलिफ है, और फिर एक ही जानदार के अंदर स्टूडेंट्स जो सेल्स हैं उनके अंदर भी ये क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, ये स्पीशीज टू स्पीशीज मुख्तलिफ हैं, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जानदार से जानदार में मुख्तलिफ हैं सेम स्पीशीज के, एंड इवन फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल, और एक ही जानदार में एक सेल की किस्म से दूसरे सेल की किस्म में क्या है, मुख्तलिफ हैं। द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हम स्टूडेंट्स कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स को जब मजमूई तौर पर मिलाकर पढ़ा जाता है तो हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये फंक्शन करते हैं, काम करते हैं एज सेल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, सेल को पहचानने के निशानात के तौर पर ये काम करते हैं, जिनकी वजह से खास किस्म के सेल्स को दूसरे सेल्स पहचान पाते हैं, ठीक है, ये सिंपल आइडेंटिटी कार्ड है सेल्स का, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बात लिखी हुई जो हमने इससे पहले भी पढ़ी थी कि, ठीक है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया था, इस बॉक्स को यहाँ पे दोबारा जिक्र है तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट सेल्स इज क्रूशियल टू लाइफ, के मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान फर्क करने की जो सलाहियत है ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।
इट अलाउज सेल्स इन एन एम्ब्रियो टू सॉर्ट देमसेल्व्स इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये क्या कहता है, ये एक ही एम्ब्रियो के अंदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को जो बनाने वाले सेल्स है ना उनको तरतीब देने की ठीक इजाजत देता है, तरतीब देने के काबिल बनाता है। और ये क्या हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि वो रिजेक्ट कर सके फॉरेन सेल्स को, जो बाहर, फॉरेन कहते हैं बाहर वाले बैरूनी सेल्स को, जैसे कि इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया जो कि हमारे जिस्म के अंदर आके तकसीम करके हमें बीमारियां फैला सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ तक जो है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन का जो नेक्स्ट पोर्शन है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।